नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार अवनी टारगेट जीके प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी से मुखातिब हूँ, रूबरू हूँ। आपको पता है हमारा जो ये चैनल है आपके लिए निःशुल्क सिलेबस प्रस्तुत करवा रहा है, आपके लिए सारी सब्जेक्ट निःशुल्क दे रहा है, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। वर्तमान में हमारी भर्तियां हैं, रीट आ चुकी है, 31,000 की शिक्षा मंत्री ने घोषणा कर दी है। उधर 1760 वैकेंसियाँ आरपीएससी एलडीसी की भी आ चुकी हैं, पुलिस का पेपर होने वाला है। तो बहुत सारी वैकेंसियाँ हमारी हैं जिनको लेकर के हम आपके सामने आए हैं। हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा मैटर उपलब्ध करवाएं, जिससे कि आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकें, अच्छे से आप अपनी पढ़ाई रेगुलर कर सकें, सुचारू कर सकें और एक बेहतर परफॉर्मेंस आप अपने एग्ज़ाम में दे सकें। दोस्तों, मैं आपके लिए रीट में आपका जो सिलेबस है, आपका आरपीएससी एलडीसी में जो सिलेबस है, उस सिलेबस को लेकर के यहाँ पर आया हूँ। मैं हिंदी की जो विषय वस्तु है उसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बहुत ही सरल तरीके में हम अपनी विषय वस्तु को पढ़ेंगे। हम बहुत ही इजी तरीके से, बिल्कुल भी एकदम नॉर्मल रूप में हम देखेंगे कि व्याकरण क्या है, व्याकरण का रूप क्या है, व्याकरण में कौन कौन से पार्टीशन हैं, कैसे कैसे हैं, आदि आदि को लेकर हम विषय वस्तु पर हम बातचीत करेंगे। थोड़ा सा आप इधर ध्यान देना, समझना। हम शुरू करते बिल्कुल जीरो लेवल से। दोस्तों, मैं शुरू करूंगा। हिंदी हम पढ़नी है हमें। हिंदी का जो विषय वस्तु है मैं आपको बता दूं पहले कि आरपीएससी एलडीसी में भी हिंदी का मैटर आता है, साथ ही आपका रीट में भी 30 प्रश्न हिंदी के आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी भी रीट के एग्जाम में दोनों लेवलों में, चाहे फर्स्ट लेवल हो चाहे सेकंड लेवल हो, दोनों लेवलों में सिलेक्शन के लिए बहुत आवश्यक है हिंदी। साथ ही साथ आरपीएससी एलडीसी के एग्जाम में भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी। पटवार का एग्जाम आ रहा है, पटवार में भी हिंदी का महत्वपूर्ण भाग है, योग है। तो आप हिंदी के क्वेश्चन समझना कैसे, किस प्रकार आता है। मैं यहाँ रीट के लेवल को, रीट में सारे सिलेबस आ जाते हैं, आपका पटवार भी आ जाएगा, आपका आरपीएससी एलडीसी का भी मेथड आ जाएगा, सारा कुछ वो आ जाएगा। तो मैं रीट सिलेबस लेकर के आपके सामने चलता हूँ और बिल्कुल जीरो लेवल से हमें पढ़ना है, बिल्कुल जीरो लेवल से हमें समझना है। देखिए दोस्तों, हिंदी हम बात करते हैं, हिंदी क्या है, सर्वप्रथम यहीं से बात करते हैं। हिंदी हमारी एक भाषा है। हिंदी हमारी क्या है, एक भाषा। बिल्कुल जीरो लेवल से हमें पढ़ना है, एकदम शांतचित्त होकर के हमें पढ़ना है और सारा कॉन्सेप्ट यही क्लियर करना है हमें। ना कोई नोट्स बनाने हैं, ना हमें कुछ ज़्यादा बस याद रखना है। नोट्स वगैरह हमें कुछ नहीं बनाना, बस यहाँ पढ़ लो एक बार और हमें लर्न हो जाएगा। हिंदी क्या है, एक भाषा है। नॉर्मली सभी भाषा होती हैं, हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, आपकी अंग्रेजी भाषा है, उर्दू भाषा है, ऐसे ही हिंदी भी हमारी एक क्या है, भाषा है। अब समझना, ये हिंदी भाषा जो है, इसका नाम हिंदी क्यों पड़ा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एक बार 2017 में जो सेकंड ग्रेड भर्ती हुई थी, उस सेकंड ग्रेड भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि हिंदी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। हमारा प्रश्न पूछा था हिंदी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। तो देखिए, ये जो हिंदी जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है, पारसी या फारसी भाषा का शब्द है। यहाँ देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ये फारसी और पारसी ना दे करके एग्जामिनर अलग ऑप्शन दे देता है और वो दे देता है ईरानी भाषा। ईरानी, इसी को हम अवेस्ता भी कहते हैं, अवेस्ता भाषा। तो हमारी एक बात समझ में आई, हिंदी, हिंदी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, तो हिंदी शब्द पारसी या फारसी भाषा का शब्द है, या फिर अगर ऑप्शन में पारसी या फारसी ना हो तो ईरानी या अवेस्ता भाषा का शब्द है। आई बात समझ में नहीं आई जी? आगे बात करते हैं। अब देखिए, ये फारसी भाषा का क्यों है, कैसे पढ़ा, आपके मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि ये फारसी भाषा का शब्द क्यों है, हिंदी शब्द हिंदी भाषा का क्यों नहीं है।
तो देखिए दोस्तों, ये फारसी भाषा का क्यों है, किस प्रकार हिंदी का नाम हिंदी पड़ा, समझना कि हमारे जो पूर्वज थे यानी कि आर्य, हमारे जो पूर्वज थे जिनको हम किस नाम से जानते हैं, आर्य के नाम से जानते हैं। इन आर्य माने होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। ये आर्य सिंधु नदी के किनारे रहते थे। कौन सी नदी के? सिंधु नदी के किनारे। हमारे जो पूर्वज थे आर्य, ये सिंधु नदी के किनारे रहते थे। इनके साथी जो थे वो रहते थे फारस की खाड़ी के पास में, फारस की खाड़ी के पास में। इनके भाईबंद कह लो, क्योंकि जब यहाँ कहीं महाद्वीप से ये चले थे तो दो भागों में बटे थे। एक तो फारस की खाड़ी के पास में आए थे, एक सिंधु नदी के किनारे आए थे। सिंधु नदी के किनारे जो लोग आए थे वो हमारे आर्य थे, हमारे पूर्वज थे, और दूसरे जो लोग थे वो फारस की खाड़ी के पास चले गए थे। अब क्या था, इन लोगों में अपनी अपनी अलग, या इन लोगों की अपनी अलग बोली भाषा रहन सहन खान पीन अपना अलग था। इन लोगों की बोली भाषा रहन सहन खान पीन अलग था, पर इनमें क्या था, आपस में आवागमन था। यानी ये लोग इनके पास आते जाते थे, ये लोग इनके पास आते जाते थे। अब जब आते जाते ये लोग, तो जैसे ये लोग आते जाते तो यहाँ आकर के ये लोग अपनी भाषा का प्रयोग करते, यहाँ ये लोग यहाँ जा करके अपनी भाषा का प्रयोग करते। इनकी भाषाएं भी अलग थी, बस भाषाओं के अंदर थोड़ा सा अंतर था। और वो अंतर क्या था कि ये जो लोग थे ये लोग श का उच्चारण करते थे है में। किस में करते थे दोस्तों? श का उच्चारण है में करते थे। साथ ही जो द था, ध, इस ध का उच्चारण करते थे ये द में। यानी कि फारस की खाड़ी के निवासी सिंधु नदी के निवासियों को क्या कहते थे? वो कहते थे सिंधु की जगह हिंदू। क्यों? क्योंकि वो स का उच्चारण किस में करते थे? है में, और ध का उच्चारण किस में करते थे? द में। तो सिंधु से क्या बन गया? हिंदू। और उनका देखो एक प्रत्यय और चलता है, ये प्रत्यय भी फारसी भाषा का ही है, स्थान। हमारे काला, अब हमारी हिंदी में इसका प्रयोग हम देखते हैं बहुत सी जगह मिलता है स्थान, ये तद्भव रूप इसका मिलता है। फिर इसको भी हम तत्सम बना करके इसका तद्भव बना देते हैं थान, जो कि व्याकरणिक दृष्टि से कहीं ना कहीं अशुद्ध रूप है। ये प्रत्यय स्थान मुख्यतः है, ये फारसी भाषा का प्रत्यय है स्थान। इसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है स्थान। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्थान प्रत्यय, या शब्द क्या बना? सिंधु, सिंधु से क्या बना? हिंदू। और हिंदू के जो निवासी थे, यानी उनका जो निवास क्षेत्र था, निवास क्षेत्र को कहते हैं स्थान। जो व्यक्ति जिस जगह पर निवास करता है, जहाँ पर निवास करता है उसको स्थान कहते हैं। तो ये हिंदुओं का निवास स्थान था। जब हिंदुओं का निवास स्थान था तो इसको कह दिया हिंदुस्तान। क्या कह दिया? हिंदुस्तान। सिंधु नदी का जो क्षेत्र था, सिंधु नदी के ओर चारों तरफ जो सिंधु के वासी रहते, हमारे पूर्वज रहते थे आर्य, उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाने लगा? हिंदुस्तान के नाम से जाने लगा। किनके द्वारा? फारस की खाड़ी के लोगों के द्वारा। ये कहते थे कि हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि स का उच्चारण है में करते और ध का उच्चारण किस में करते दोस्तों? द में करते थे। आई ना समझ में? आगे बात करते हैं, चलिए। अब इसे हिंदुस्तान, हिंदू ये बन गया, आपका हिंदू बनी चुका था, और उनका क्षेत्र क्या बन गया? हिंदुस्तान। और इनकी जो भाषा बन गई वो भाषा क्या बन गई? हिंदी। तीनों शब्द ध्यान देना, एक शब्द बना हिंदू, एक शब्द बना हिंदुस्तान, और एक शब्द बना हिंदी। तीनों शब्दों पर गौर करना मित्रों कि हिंदू शब्द कैसे बना कि स का उच्चारण है में, ध का उच्चारण द में। सिंधु से क्या बन गया? हिंदू। सिंधु से क्या बन गया? हिंदू। अब हिंदुओं का जो निवास स्थान था वो क्या बन गया? हिंदुस्तान। कैसे बना? स्थान प्रत्यय जोड़ करके। कौन सा प्रत्यय जोड़ा? स्थान। ये प्रत्यय पाक में जोड़ा पाकिस्तान, अफगान में जोड़ा अफगानिस्तान, तुर्क में जोड़ा तुर्किस्तान, ऐसे हिंदू में जोड़ा हिंदुस्तान। आई समझ में जी? और ये क्या बन गया? क्षेत्र
हिंदुस्तान, और इनकी भाषा क्या बन गई? हिंदी। आई समझ में नहीं आई? यानी कि दो बात हमारी क्लियर होती है। पहली बात, हिंदी क्या है? हमारी एक भाषा। हम भाषा पर अभी विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें हिंदी शब्द को जान लेना बहुत ज़रूरी है। हिंदी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो आप ध्यान रखना, हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है? पारसी या फारसी भाषा का शब्द है। अगर पारसी या फारसी ना हो तो कौन सी भाषा है? ईरानी या अवेस्ता भाषा है। क्लियर ना दोस्तों? इसके बाद आगे बात करते हैं। हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का क्यों है? तो फारस की खाड़ी के निवासी सिंधु नदी के निवासियों को सिंधु के निवासी ना कहकर हिंदू के निवासी कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि स का उच्चारण किस में करते? है में करते। द का उच्चारण किस में करते? द में करते। तो सिंधु से क्या बन गया? हिंदू बन गया। उनका निवास स्थान क्या बन गया? हिंदुस्तान बन गया। और उनकी भाषा क्या बन गई? हिंदी बन गई। क्लियर रहा दोस्तों जी? आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं भाषा के विषय में। भाषा क्या है? भाषा किसे कहते हैं? आदि आदि विषय पर हम विमर्श करेंगे। देखिए मित्रों, हम दो बात जान चुके। एक तो जान चुके कि हिंदी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, और दूसरी कि हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द क्यों है। अब बात करते हैं भाषा पर। भाषा किसे कहते हैं? भाषा क्या होती है? भाषा की विशेषताएं क्या हैं? भाषा के प्रकार क्या हैं? भाषा के स्वरूप क्या हैं? भाषा की इकाई क्या है? आदि आदि विषयों पर हमें चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम जानते हैं भाषा क्या है। देखिए मित्रों, भाषा शब्द संस्कृत की एक धातु है और उस धातु का नाम है भास। क्या है धातु? भास। इस भास धातु का अर्थ होता है मित्रों भाषण देना। भाषण देना, भाषण देना। ये जो भास धातु है, इस भास धातु का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों भाषण देना, या फिर मैं ये कह सकता हूं बोलना। संस्कृत की जो भाष धातु है, इस भाष धातु का शाब्दिक अर्थ होता है भाषण देना, बोलना, जानना, समझना। क्लियर ना जी? अब ये भाष धातु में हमने एक प्रत्यय जोड़ा है, और वो प्रत्यय कौन सा है? देखिए, भाष धातु में हमने एक संस्कृत का प्रत्यय जोड़ा और उस प्रत्यय का नाम है टाप। क्या है? टाप प्रत्यय। इस टाप प्रत्यय ये हिंदी में शेष रहता है आ। क्या शेष रहता है? आ। समझना ध्यान से, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है अधिकांशतः, और वो क्वेश्चन हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन सा क्वेश्चन है हम बात करेंगे, पहले समझ लो। इस भाष धातु में जो प्रत्यय जोड़ा है उस प्रत्यय का नाम है टाप। कौन सा है? टाप। ये जो टाप प्रत्यय है, ये टाप प्रत्यय संस्कृत का प्रत्यय है। कौन सी भाषा का प्रत्यय है? संस्कृत का प्रत्यय है। ये संस्कृत के प्रत्यय, संस्कृत में प्रत्ययों को बांटा 3 भागों में, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब यह संस्कृत का स्त्री प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय। अब स्त्री प्रत्यय क्या करते हैं? समझना कि टाप जो प्रत्यय है संस्कृत का स्त्री प्रत्यय है, और स्त्री प्रत्यय करते हैं कि जो पुल्लिंग धातु हैं, ये जो पुल्लिंग शब्द हैं उनको बना देते हैं स्त्रीलिंग। क्या बना देते हैं? स्त्रीलिंग। जो हमारे स्त्री प्रत्यय होते हैं वो स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को या धातुओं को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते। जब हम इस भाष धातु में इस टाप प्रत्यय को जोड़ें, देखो टाप प्रत्यय कौन सा प्रत्यय? संस्कृत का स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या काम करते हैं? पुल्लिंग शब्दों या धातुओं को क्या बना देते हैं? स्त्रीलिंग बना देते हैं। अब जब इसमें हम जोड़ेंगे तो हमारा जो शब्द बनेगा क्या बनेगा? भाषा शब्द बनेगा। और भाषा शब्द कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग। हुआ कि नहीं हुआ स्त्रीलिंग? भाई सीधी बात है कि स्त्री प्रत्यय जुड़ा हुआ है, टाप स्त्री प्रत्यय है, और स्त्री प्रत्यय क्या काम करते हैं? पुल्लिंग शब्द या धातुओं को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। तो सीधा हमारा भाषा शब्द क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा।
आप कहेंगे कि सर ये टाप प्रत्यय जुड़ा कैसे है? तो टाप प्रत्यय के देखिए टे का लोप हो जाता है, इधर पै का लोप हो जाता है, बीच में शेष बचता है क्या? आ। और भाष धातु में जब हम जोड़ते हैं आ तो हमारा शब्द निष्पन्न होता है भाषा। क्लियर ना दोस्तों जी? आगे बात करते हैं। दो बात हमारी समझ में आई। एक तो बात समझ में आई कि भाषा शब्द संस्कृत की कौन सी धातु से बना है? भाष धातु से। भाष धातु का अर्थ क्या होता है? भाषण देना, बोलना, जानना या समझना। भाष धातु में प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है? संस्कृत का टाप प्रत्यय। अगर आप ध्यान देना यहाँ, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि भाष धातु में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगर पूछा जाता है तो कुछ टाप लिखा होगा और उसके कोष्टक में आ जरूर लिखा मिलेगा आपको ऐसे। अगर ऐसे भी वो नहीं पूछता है तो वो सीधा सीधा आ देगा या फिर टाप देगा। क्लियर ना जी? तो वहां आपको भ्रमित नहीं होना है बिल्कुल भी। आगे बात करते हैं। भाष धातु में टाप प्रत्यय संस्कृत का जुड़ा हुआ है। टाप प्रत्यय कौन सा प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय। जब स्त्री प्रत्यय क्या काम करते हैं? पुल्लिंग शब्दों को या धातुओं को किसमें परिवर्तित कर देते? स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं। क्लियर ना? अब भाषा शब्द कौन सा बन गया? स्त्रीलिंग बन गया। क्लियर ना जी? अब आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए हम बात करते हैं भाषा की परिभाषा पर। एक बात समझ में आई, भाषण देना। समझना, मैं परिभाषा पर लेकर के चल रहा हूं आप लोगों को, पर थोड़ा सा आप यही, हमारी हिंदी की यही सबसे अच्छी विशेषता है कि शब्द को पकड़ लो, आपको परिभाषा ज्यों के त्यों निकल करके आ जाएगी। ये हिंदी की सबसे अच्छी विशेषता है, सबसे अच्छी, क्योंकि है भी हिंदी वैज्ञानिक भाषा। विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में हिंदी वैज्ञानिक भाषा है। और वो इसीलिए है क्योंकि आप किसी भी, उसके अंदर सारा कुछ क्लियर है, नो डाउट। शब्द को पकड़ लो आप, अर्थ समझ में आ जाएगा। वर्णमाला में भी वर्ण फिक्स है, संस्कृत की तरह नहीं 63 माने 64 माने या फिर 21 माने या 22 माने स्वर, सब कुछ क्लियर है। तो सबसे दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं सब में वैज्ञानिक भाषा है हमारी हिंदी भाषा। देखना, शब्द से ही पकड़ना आप, भाष धातु से बना है और भाष धातु का अर्थ होता है भाषण देना या फिर बोलना। अर्थात अब जब कोई भी व्यक्ति, समझना भाषा किसे कहते, कोई भी व्यक्ति जब बोलता है तो अपने विचारों को क्या करता है? प्रकट करता है। सीधी सी बात है कि जब हम कुछ भी बोलेंगे या फिर कुछ भी हम लिखेंगे, अपनी निश्चित भाषा होगी, लिखेंगे तो अपनी भाषा होगी, बोलेंगे तो अपनी भाषा होगी। तो जब भी हम अपने विचारों की मौखिक या फिर लिखित अभिव्यक्ति करते हैं तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो भाषण देना या फिर बोलना, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? विचारों को। तो मैं सीधी बात यहां दो कि विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति क्या है? भाषा है। क्योंकि भाई विचार, भाषण दे रहे हैं तो हम अपने क्या कर रहे हैं? विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। बोल रहे हैं तो अपने विचारों को क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो भाषा क्या है हमारी? विचारों की अभिव्यक्ति, यानी कि हम विचारों को संप्रेषित करते हैं एक व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति के सामने। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के सामने अपने हृदयगत मनोभावों को प्रकट किया जाता है। यानी कि सबसे पहले हम विचारों को क्या करते हैं? आदान करते हैं, और आदान करने के बाद में हम क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। समझना, ध्यान देना, यहां महत्वपूर्ण बात कि हम जब तक हमारी भाषा नहीं होगी, जब तक हमने विचारों को आदान करने के बाद में प्रदान नहीं किया। हम जब आदान कर लें और आदान कर देने के पश्चात में प्रदान कर दें तो हमारी क्या होगी? भाषा होगी। भाई सपोज करिए आप लोग उर्दू नहीं जानते, मैं आपसे उर्दू में कोई बात कहूं, आपकी वो बात समझ में नहीं आई, तो क्या वो मेरी भाषा होगी? मेरी भाषा वो होगी जो आपकी समझ में आती हो। वो मेरी भाषा नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आती।
यानी कि जब तक आप मेरे विचारों को आदान नहीं करोगे, मेरे विचारों को ग्रहण नहीं करोगे, तब तक आप मुझे प्रदान करोगे क्या? नहीं करोगे। और जब प्रदान नहीं करोगे तो विचारों की अभिव्यक्ति होगी नहीं होगी, अर्थात विचारों का आदान प्रदान ही क्या है? भाषा है। क्या है मित्रों? विचारों का आदान प्रदान भाषा है। इस आदान प्रदान को मैं एक शब्द में कहूं तो विचारों का संप्रेषण ही मित्रों क्या है? भाषा है। विचारों के संप्रेषण को हम क्या कहते हैं मित्रों? भाषा कहते हैं। या फिर एक शब्द और, विनिमय। विनिमय यानी कि विचारों के विनिमय को भी हम क्या कहते हैं मित्रों? भाषा कहते हैं। आई समझ में परिभाषा? यानी दो बात हमारी क्लियर होती हैं कि भाषा शब्द भाष धातु से बना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भाषण देना या बोलना। भाषा शब्द में आपका प्रत्यय संस्कृत का ताप प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जो कि स्त्री प्रत्यय है, जो पुल्लिंग शब्दों या धातुओं को स्त्रीलिंग में परिणत करता है, बदलता है। इसके बाद में भाषा किसे कहते हैं? तो विचारों के संप्रेषण को, विचारों के आदान प्रदान को या विचारों के वाचिक विनिमय को क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। क्लियर ना जी? अगर आपका ये क्लियर हुआ हो तो आगे बढ़ते हैं जी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखना दोस्तों, हमने भाषा की व्युत्पत्ति पढ़ी। यहाँ मैं आपको एक बार और, अगर आप नोट करना चाहें तो, बाकी का ध्यान रखें तो ज़्यादा बेहतर है नोट करने के बजाय। देखिए भाष धातु में ये प्रत्यय जोड़ दिया टाप जी, याद रख लेना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या भाषण देना। अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप याद रख लेना। क्लियर ना दोस्तों जी? परिभाषा की बात करें तो देखिए, परिभाषा, परिभाषा की अगर बात की जाए तो परिभाषा कहते हैं विचारों के, किसको? वाचिक विनिमय को। अभी बताई थी ना जी। विचारों के वाचिक विनिमय, विचारों के वाचिक विनिमय को क्या कहते हैं मित्रों? भाषा कहते हैं। क्लियर ना? अब देखिए, दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे उर्दू है, चाहे संस्कृत है, चाहे आपकी अंग्रेजी है, चाहे आपकी हिंदी है, जितनी भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं के दो अंग होते हैं। यानी ये महत्वपूर्ण बात है कि भाषा के अंग, हमारा भाषा के अंग जितनी भी भाषाएं हैं, प्रत्येक भाषा के दो अंग होते हैं। और कौन कौन से वो अंग होते हैं मित्रों? तो देखिए, एक तो होता है भाषा का साहित्य, और दूसरा होता है भाषा का व्याकरण। एक तो होता है भाषा का क्या? साहित्य, और एक होता है भाषा का व्याकरण। यानी जो भी भाषा है उसका अपना साहित्य मिलेगा, चाहे उर्दू भाषा है, चाहे संस्कृत भाषा है, चाहे अंग्रेजी भाषा है, चाहे पंजाबी भाषा है, चाहे हिंदी भाषा है। जो भी भाषा है उसका दो रूप हैं, दो अंग हैं, एक तो साहित्य और एक मित्रों व्याकरण। साहित्य का अपना काम है, व्याकरण का अपना काम है। साहित्य लोक कल्याण के लिए होती है, व्याकरण भाषा की शुद्धिकरण के लिए होती है, भाषा के परिष्कृत रूप के लिए होती है। देखिए, दोनों के विषय में हम जानेंगे पहले, उसके बाद में व्याकरण को हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सारा कुछ जो है वो व्याकरण पर ही दिया हुआ है। तो व्याकरण को तो हमें विस्तार से पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा साहित्य के विषय में भी जान लेते हैं। साहित्य क्या है मित्रों? साहित्य के विषय में हमारे शास्त्रों में एक बात लिखी है बहुत अच्छी, हितेन युक्तम काव्यम
साहित्यम। हितेन युक्तम काव्यम साहित्यम, यानी कि हित से युक्त काव्य। समझना, हितेन युक्तम काव्यम साहित्यम, यानी हित से युक्त काव्य, हित से कल्याण से, जिस काव्य के द्वारा लोक का, समाज का कल्याण होता है, जो समाज के लिए मंगलकारी होता है, वही क्या होता है, साहित्य होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि दुनिया के हर दुख की दवा मिलती है तो कहाँ मिलती है, उसके साहित्य में मिलती है। आपको भी, आप भी जानते हैं कि साहित्य है तो हम हैं। साहित्य हमारी संस्कृति का निर्माण करता है, शिष्टाचार का निर्माण करता है, सभ्यता का निर्माण करता है, और संस्कृति सभ्यता को आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। आप भी जानते हैं। तो साहित्य का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, जो समाज का क्या करता है, कल्याण करता है। हितेन युक्तम काव्यम साहित्यम, कि हित से युक्त जो काव्य होता है वो काव्य किस नाम से जाना जाता है मित्रों, साहित्य के नाम से जाना जाता है। क्लियर ना? एक बार और समझाऊं, समझना कि साहित्य किसे कहते हैं, समझना साहित्य किसे कहते हैं। तो हितेन युक्तम काव्यम साहित्यम, हितेन यानी हित से, युक्तम यानी युक्त, काव्यम यानी काव्य को साहित्य कहते हैं। जो हित से युक्त काव्य होता है वही काव्य किस नाम से जाने जाता है मित्रों, साहित्य के नाम से जाना जाता है। क्लियर ना जी? आगे बात करते हैं व्याकरण। साहित्य के विषय में इतना ही, ज़्यादा साहित्य में हम जाएंगे तो फिर साहित्य की समरसता में हम डूब जाएंगे और फिर व्याकरण की समरसता से परे रह जाएंगे। इसलिए साहित्य को यहीं तक जान लें, हम समझ लें, और फिर ये हमारी विषय वस्तु का नहीं है, केवल हमें समझने के लिए कि भाषा के कितने अंग होते हैं। 2 अंग होते हैं। पहला होता है साहित्य, किसे कहते हैं, जो हितेन युक्तम काव्यम साहित्यम, अर्थात हित से युक्त काव्य साहित्य कहलाता है। या फिर हम यह कह सकते हैं कि जिसके द्वारा लोक का कल्याण होता है, या जो लोक मंगलकारी होता है, वो किस नाम से जाना जाता है, साहित्य के नाम से जाना जाता है। हम बात करते हैं मित्रों व्याकरण की। व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, समझना। सर्वप्रथम मैं व्याकरण शब्द की आपको व्युत्पत्ति बताता हूँ। देखिए, व्याकरण हमारी जो भाषा है हिंदी भाषा की जो जननी भाषा है, यानी हमारी हिंदी भाषा का जिसमें से जन्म हुआ है वो भाषा है हमारी संस्कृत। और हमारी संस्कृत और हमारी हिंदी भाषा ही क्यों, सर्व भाषायाम जननी संस्कृत भाषाया, कि सभी भाषाओं की जो जननी भाषा है वो संस्कृत भाषा है या ना, आप भी जानते हैं। तो जब संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो व्युत्पत्ति या उत्पत्ति से संबंधित हम बात करते हैं किसी भी शब्द को लेकर के, तो वो हम संस्कृत से ही लेते हैं। हम देखते हैं व्याकरण शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो किस प्रकार बनी, कैसे बनी। देखिए, व्याकरण शब्द बी अंग क्री धातु और ल्युट प्रत्यय से मिलकर बना है। समझना, व्याकरण शब्द की हम व्युत्पत्ति देखें संस्कृत में, तो व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति है बी प्लस अंग प्लस क्री धातु प्लस ल्युट प्रत्यय है। समझना, अब देखना यहां इन दोनों का, इसका और इसका, पहले लुट प्रत्यय को हल कर लेते हैं। लुट प्रत्यय में हलंतम सूत्र से इसका टे का लोप होता है। इधर यहां पर आंग उपसर्ग है, आंग उपसर्ग में गे का भी क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इधर बचता है बी आ, इधर है क्री धातु, लुट प्रत्यय। समझना, फिर हम यहां देखिए, यहां हम संधि करते हैं,
इधर से निकला ई और इधर से निकला आ। हमारे ई के स्थान पर हो जाएगा ये, वह रह जाएगा हमारा इधर आ। इधर हमारी लुट प्रत्यय है। लुट प्रत्यय में लसक्व तलते से और हलंतम से हमने इसको हल किया तो हमारा शेष बचा क्री धातु और यू। अब देखना यहां युवोर नाको सूत्र से, संस्कृत में एक सूत्र चलता है युवोर नाको, युवोर नाको। हमारी जो संस्कृत में ये सूत्र है युवोर नाको, इसे ये सूत्र कहता है कि यू के स्थान पर कर दो अन और बू के स्थान पर कर दो अक। युवोर नक्को जो सूत्र है संस्कृत का वो कहता है कि यू के स्थान पर क्या कर दो, अन कर दो और बू के स्थान पर कर दो अक। तो हम यू है तो युवोर नक्को सूत्र से क्या कर देते हैं अन। इधर हमारी क्री धातु है, क्री धातु। अब देखना मित्रों यहां वह है, वह के बाद में यह है, हम मिलाएंगे। देखो व्यय या क्री धातु में जब अन प्रत्यय जोड़ते हैं तो यहां देखिए री आ रहा है। री जैसे आता है, आपने रसाभ्याम निर्णय सूत्र भी पढ़ा होगा और व्यंजन संधि में भी हमारी में नियम है कि प्रथम पद में री र श हो और द्वितीय पद के आरंभ में न हो और आगे पीछे बीच में कहीं भी कवर्ग पवर्ग ये वे है या कोई स्वरवर्ण हो तो न के स्थान पर कर देते हैं ण। अब यहां देखिए प्रथम पद में री है, इधर द्वितीय पद में क्या है न और इसके बीच में क्या है ए, तो न के स्थान पे क्या कर देंगे मित्रों ण कर देंगे। क्या कर देंगे ण। हमारा शब्द बनेगा करण और इनको मिलाकर के लिखेंगे तो हमारा क्या शब्द बनेगा व्याकरण। क्लियर ना दोस्तों। तो यह है व्याकरण की हमारी व्युत्पत्ति। अब हम बात करते हैं, हम ये तो हमारी संस्कृत की व्युत्पत्ति है जो हमारे संस्कृत से संबंधित है। हमारी हिंदी में इसका क्या रूप है, कैसे रूप है, हम उस पर चर्चा करते हैं, उस पर बात करते हैं। तो देखिए मित्रों जी, व्याकरण व्युत्पत्ति आप लोग समझ ही चुके होंगे और नहीं समझे तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं व्याकरण। हिंदी में इसका रूप बी धन आ धन बी धन आ धन करण। अब आपको पता ही है वही संधि होगी, यड़ संधि होती है हमारी और मिलाकर के लिखते हैं हमारा क्या बनता है व्याकरण शब्द बनता है। क्लियर ना दोस्तों जी। अब हम इस व्याकरण शब्द को विस्तार से जो हमें पढ़ना है, विस्तार से जो इसे हमें समझना है वो हम जब हम व्याकरण का पार्टीशन शुरू करेंगे तब हम इसको विस्तृत इसकी व्याख्या करेंगे, इसकी परिभाषा के विषय में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ थोड़ा सा हमें समझना भी है कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। बाकी का आगे हम पार्टीशन में बात करेंगे जब हम व्याकरण का चैप्टर शुरू करेंगे। व्याकरण जी, हम व्याकरण के बारे में जानते हैं। व्याकरण देखो शब्दानुशासन, बहुत अच्छी परिभाषा हमारी संस्कृत में दी हुई है। शब्दानुशासनम, शब्दानुशासनम व्याकरणम, शब्दानुशासनम व्याकरणम। हमारी संस्कृत भाषा में महर्षि पतंजलि के द्वारा जो परिभाषा दी व्याकरण की सबसे उत्तम कोटि की परिभाषा है शब्दानुशासनम व्याकरणम। यानी कि जो व्याकरण है वो शब्दों को सीमित कर देती है, यानी शब्दों को अनुशासित कर देती है। सीमित से मतलब अनुशासित कर देती है शब्दों में। जैसे कैसे अनुशासित करती है समझना कि मैं कहूँ बाजार राम जाता है, बाजार राम जाता है।
अब हमारी भाषा तो है, बाजार राम जाता है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से क्या यह शुद्ध है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी व्याकरण ने जो रूप दिया है शब्दों का कि सबसे पहले कर्ता होना चाहिए, कर्ता के बाद में क्रिया होनी चाहिए, क्रिया के बाद में कर्ता होना चाहिए, कर्ता के बाद में कर्म होना चाहिए, कर्म के बाद में क्रिया होनी चाहिए, यही तो है हमारा क्रम। तो और हम कह रहे हैं बाजार राम जाता है। अब ये वाक्य पूरी तरह से हमने गड़बड़ा दिया। अब जब ये गड़बड़ा दिया तो व्याकरणिक दृष्टि से ये वाक्य कैसा है? गलत है, अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा राम बाजार जाता है। ये बात हमको किसने सिखाई? ये बात हम किसने सिखाई? व्याकरण ने सिखाई। तो व्याकरण क्या है? अनुशासित करता है किसको? भाषा को। कि शब्दानुशासनम व्याकरणम, शब्दों के अनुशासन को क्या कहते हैं मित्रों? भाषा कहते हैं। क्लियर ना? एक बार और कंफर्म करिए कि व्याकरण कैसे बना है। बी धन आधन करण से मिलकर के बना है। बी यहाँ यड़ संधि हमने की है, यहाँ पर हम जो कहते हैं संयोग कर देते हैं। यहाँ पर परिभाषा शब्दानुशासनम व्याकरणम, यानी शब्दों के अनुशासन को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। शब्दों के अनुशासन को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। यहाँ हमें केवल थोड़ा सा जान लेना है, थोड़ी सी हमें समझ लेना है। आगे हम जब व्याकरण शब्द को पढ़ेंगे, व्याकरण जब हम परिभाषा व्याकरण को जब हम शुरू करेंगे पार्टीशन व्याकरण का, तो हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। यहाँ हमें केवल भाषा के अंग के रूप में व्याकरण को देखना है कि भाषा के कितने अंग हुए? 2 अंग हुए। एक तो हुआ भाषा का साहित्य और एक हुआ भाषा का व्याकरण। क्लियर ना? साहित्य किसे कहते हैं? तो हितेन युक्तम काव्यम साहित्यम, कि हित से युक्त काव्य क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। और व्याकरण क्या है? तो शब्दों का अनुशासन क्या है? व्याकरण है। हम कह सकते हैं कि शब्दों के अनुशासन को व्याकरण कहते हैं। शब्दों के अनुशासन को व्याकरण कहते हैं कि जो शब्दों यानी निश्चित परिधि में बांध देना, शब्दों को मर्यादित कर देना, शब्दों को अनुशासित कर देना ही हमारा क्या है? व्याकरण है। अब दोस्तों हमारी देखना समझना, एक बार हमने कई टॉपिकों पर बात की, जिनमें सबसे पहले हमारी हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, कैसे पढ़ा, किस फारस की खाड़ी के निवासी सिंधु के निवासियों को सिंधु के निवासी ना कहकर हिंदू के निवासी कहते। क्यों कहते? क्योंकि वो स का उच्चारण है में करते, ध का उच्चारण दे में करते। कालांतर में सिंधु से क्या बन गया? हिंदू बन गया। उनका निवास स्थान हिंदुस्तान बन गया, भाषा हिंदी बन गई। अब बात करते हैं भाषा की। भाषा शब्द में भाष धातु है। प्रत्यय संस्कृत का टाप प्रत्यय है, हिंदी में पूछे तो आ है। टाप प्रत्यय कैसा प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय है। क्या काम करता है? पुल्लिंग शब्दों या धातुओं को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देता है। भाष धातु का अर्थ क्या होता है? भाष धातु का अर्थ होता है भाषण देना, या फिर बोलना, या फिर जानना, या फिर समझना। इसके बाद हम बात करते हैं आगे भाषा शब्द में लिंग कौन सा है? तो आपको पता है संस्कृत का टाप प्रत्यय जुड़ा, टाप प्रत्यय और टाप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है, तो भाषा शब्द भी कौन सा होगा? स्त्रीलिंग होगा। इसके बाद हम बात करते हैं भाषा कहते किसे हैं? तो मित्रों भाषा कहते हैं विचारों के वाचिक विनिमय को। विचारों के वाचिक विनिमय को हम किस नाम से जानते हैं? भाषा के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भाषा के अंगों को पर। तो आपको पता है भाषा के कितने अंग बताए थे? भाषा के अंग बताए थे हमने 2। कितने अंग बताए थे मित्रों? 2 अंग बताए थे। एक तो बताया था भाषा का साहित्य और एक बताया था भाषा का व्याकरण। आपको पता है साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य कहते हैं हितेन युक्तम काव्यम साहित्यम, यानी हित से युक्त काव्य या जो लोक कल्याणकारी होता है वो किस नाम से जाना जाता है? साहित्य के नाम से जाना जाता है। और व्याकरण शब्दों के शब्दानुशासनम व्याकरणम, शब्दों के अनुशासन को हम किस नाम से जानते हैं? व्याकरण के नाम से जानते हैं। क्लियर ना मित्रों? जी। अब हम मित्रों आगे बात करते हैं भाषा के भेद या प्रकार
प्रकार कह लो या भाषा के भेद कह लो। समझ, यहाँ एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि भाषा के अंग, भाषा के भेद, भाषा की इकाई और भाषा के स्वरूप, चारों रूप या स्वरूप एक ही बात है, चारों चीज़ अलग हैं। चारों को हमें बहुत अच्छे से क्लियर करना है, और जब इन चारों चीज़ों को हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे ना मित्रों, तो हमारी व्याकरण धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी आसानी से। और हम, पता है आपको, हमें विषय वस्तु को क्या करना है, आसान करना है, आसानी से इसके साथ हमें लर्न करना है, सीखना है, पढ़ना है। और जब विषय वस्तु तभी आसान होगी जब हम एक एक चीज़ को बिल्कुल आराम से, बहुत अच्छे से, ढंग से समझेंगे। हम आपके साथ हैं, आपको एक एक बारीकी से अवगत कराएंगे। हर भाषा, जो भी आपकी जहाँ पर भी कठिनाइयाँ हैं, उन सारी कठिनाइयों से हम अवगत हैं, रूबरू हैं। हमें पता है कि आप किस जगह पर भ्रमित होते हैं, कौन सी कठिनाई आपके लिए है जो आपको निरंतर पीड़ित करती रहती है, आपको असफलता की ओर ले जाती है। उन सारी कठिनाइयों का हम निवारण करेंगे। बस आप तो अपना ध्यान एकाग्र बनाए रखना, और बार बार वीडियो को, जब तक आपका विषय, कोई भी टॉपिक आपकी समझ में नहीं आए, तब तक आप विषय वस्तु को बार बार रिपीट करते रहना, बार बार देखते रहना। ठीक है मित्रों, जब तक आप विषय वस्तु को रिपीट नहीं करोगे, बार बार वीडियो को नहीं देखोगे, आपकी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और मित्रों, आपको तो जानते ही हैं कि शिक्षा के दो पहलू होते हैं, एक होता है शिक्षक और एक होता है शिक्षार्थी। शिक्षक सिखाने वाला होता है, शिक्षार्थी सीखने वाला होता है। हम चाहे कितना भी प्रयास करें, जब तक आप सीखने के लिए तत्पर नहीं है, तब तक संभव नहीं कि आप सीख जाएं। और आप कितना भी सीखने का प्रयास करें, हम यदि सिखाने को तत्पर नहीं है तो आप सीख नहीं सकते। तो मित्रों, हम दोनों साथ चलना है। हमें अपनी प्रयास करना है सिखाने के लिए, आपको अपना प्रयास करना है सीखने के लिए। वो कहते हैं ना, हमारे शायर ने कहा भी था कि सारी दुनिया साथ दे तो और बात है, सारी दुनिया साथ दे तो और बात है, तुम घर साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक कदम से भी चलते हैं लोग, चलने को तो एक कदम से भी चलते हैं लोग, दोनों साथ दे तो और बात है। ठीक है मित्रों, हम आगे बात भाषा के भेद पर चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए, आप वीडियो को बार बार देखते रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ और आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच।